नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप देखेंगे कि जॉब मिलने से पहले आपको अप्रेंटिस करनी पड़ती है। अप्रेंटिस में आप क्या करते हैं? जो काम आपने फ्यूचर में करना है उसको आप सीखते हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप करते हैं। क्योंकि कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होती, बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अगर आप डॉक्टर्स को लें तो आप देखेंगे कि वो इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप मोस्ट ऑफ द केसेस इज पार्ट ऑफ द डिग्री। उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती। और इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, आप देखें इवन एमबीए के लिए आपने देखा होगा, उनके लिए भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट वर्क किसी कॉर्पोरेट के साथ करना जरूरी होता है। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जो बेसिकली आपको किसी भी जॉब के लिए फिट बनाता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर का जॉब है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You should know about the bureaucracy. You should know about the administration. You should be able to work under ambiguity. आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञान होना चाहिए, आपको मैन मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पॉलिटिकल डायनेमिक्स आनी चाहिए, और मोर देन दैट आपको कंट्री की प्रॉब्लम्स को समझने की कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटेंशन होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। राहुल गांधी आपके सामने है। राहुल गांधी के पास एक बहुत अच्छा मौका था। वो क्या मौका था? ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स में तो उन्होंने इंटर्नशिप की, वो प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के। और उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में वो फेल हो गए क्योंकि उनके टाइम पे कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। हर जगह वो इलेक्शन हारे। 2014 में भी हारे, 2019 में भी हारे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं की। उनके पास मौका था मनमोहन सिंह जी के अंडर में नौकरी करने का। कोई भी मिनिस्ट्री ले लेते, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम बन जाते। उनके पास पूरा ऑप्शन था, उनको ऑफर दिया गया था। जब आप मिनिस्ट्री ले लेते हो, होम मिनिस्ट्री स्पेशली, तो आपको ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का, बॉर्डर इश्यूज का, आर्मी का, सब का आपको पता चल जाता है। आप एक इंटर्नशिप कर लेते हैं। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री आप लें तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मीडिया मैनेजमेंट आ जाएगा। मिसेस इंदिरा गांधी ने भी वो मिनिस्ट्री ली थी, आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री के अंडर में। अब लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि बगैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के और इंटर्नशिप के वो सीधे एक जॉब के लिए कैपेबल हो जाते हैं या हो सकते हैं। राहुल गांधी को भी यही गलतफहमी थी, दैट ही इज इनहेरेंटली एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, नॉट ओनली विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विद इन जॉब, आउटसाइड द जॉब, कि वो किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकते हैं। ही हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, उनको हिंदी भी अच्छी तरीके से आती है, और कॉम्प्लेक्सिटीज भी उनको पीएम जॉब की बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज उनके फादर भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनकी नानी भी प्राइम मिनिस्टर रही, और उनके एंड नाना भी प्राइम मिनिस्टर रहे। जवाहरलाल नेहरू की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने प्रॉब्ली सोचा कि ये जो जॉब है, प्राइम मिनिस्टर का जो जॉब है, ही बिहेव्ड एज इफ इट इज इनग्रेन्ड इन हिज जेनेटिक मैटर, कि उनके डीएनए में ये आ गया कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और क्यों ये लोगों को गलतफहमी होती है? ये गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि इससे पहले उनके जो फादर हैं वो भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर रिक्रूट हो गए थे। राजीव गांधी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके चाचा संजय गांधी एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, जितने दिन भी वो रहे। मिसेज इंदिरा गांधी ने प्रॉपर इंटर्नशिप की, प्रॉपरली अपना जॉब किया, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए। राहुल गांधी के पास एक दूसरा एग्जाम्पल उनके फादर राजीव गांधी का था, जो बहुत थोड़ी सी अनऑफिशियल इंटर्नशिप किए थे एडमिनिस्ट्रेशन की, जब वो कांग्रेस के पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में थे, जनरल सेक्रेटरी। अदरवाइज उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं था। और इसलिए मैं उनको सक्सेसफुल नहीं मानता, क्योंकि श्रीलंका से रिलेटेड इश्यूज में जो ब्लंडर्स उन्होंने की, राजीव गांधी ने की, देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और भी बहुत सारे ब्लंडर्स उन्होंने किए, हम सबको मालूम है। बट आज के वीडियो का टॉपिक राजीव गांधी नहीं है। पॉइंट यह है कि राहुल गांधी ने कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई एप्टीट्यूड नहीं दिखाया, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया।
ऐसा कभी शो नहीं किया वो फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नेंस में जाना चाहते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स में जाना चाहते हैं। उनके आप इमोशनल इंटेलिजेंस देख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए, लोगों के साथ उनकी डीलिंग देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताने को तैयार हो जाएंगे कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के वर्कर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, स्पेशली जब वो दिल्ली में होते हैं। जब वो दिल्ली से बाहर होते हैं तो ठीक है, ही इज एट द रिसीविंग एंड, लोगों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। बट फैक्ट ये है कि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मनमोहन सिंह जी के अंडर में इंटर्नशिप करने की, एंड ही लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। अब जब आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो फिर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होगा? तो अब क्या करते हैं? अब एक दूसरे तरीके से इंटर्नशिप वो कर रहे हैं। कभी वो कुली बन जाते हैं, वजन उठाने लगते हैं, कभी वो कारपेंटर बन जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल ठीक करने लगते हैं, कभी वो रैली में पार्टिसिपेट करने लगते हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं। लेह में, गुलबर्ग में जाते हैं तो आप देखो तो फिर स्कूटर चलाते हैं, स्नो स्कूटर्स। अब जो इंटर्नशिप वो कर रहे हैं, ये इंटर्नशिप प्राइम मिनिस्टर के जॉब के लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के लिए जॉब के लिए जो भी इंटर्नशिप उन्होंने करनी थी वो मनमोहन सिंह जी के अंडर में करनी थी, और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज कर दी। अब कभी जैसे दिल्ली में कल परसों वो गए, कारपेंटर के पास गए, वहां जाके कुछ कर रहे हैं, आउटपुट क्या निकला? बेसिकली क्या शो करना चाहते हैं राहुल गांधी? वो ये शो करना चाहते हैं कि वो एक राजा महाराजा है और अपनी जनता में जहां भी वो चाहे वो घूम सकते हैं। अरे इंडिया में तो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी है, आप जहां चाहे घूमें। मगर अगर आप सोचते हैं कि इसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि लोग उनमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो कुली का काम भी कर रहा है, अपने सर पे बोझा भी उठा रहा है, या फिर कारपेंटरी भी कर रहा है, या फिर मोटरसाइकिल भी ठीक कर रहा है, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। या फिर एक क्लेम कांग्रेस पार्टी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे करती है कि देखो इसको तो कोई भी हैसल्स नहीं है, ये तो कहीं भी जा सकता है। तो सो व्हाट, कहीं भी जा सकता है, सो व्हाट, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कहीं भी जाइए, किसी के साथ आप काम कीजिए। लेकिन आप एस्पायर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए और उसकी इंटर्नशिप आपने की नहीं, तो क्या अभी आप कारपेंटर बनना चाहते हैं? अच्छी बात है, कारपेंटर का जॉब बड़ा रेस्पेक्टेबल जॉब है, क्रिएटिव जॉब है। मैकेनिक का जॉब बड़ा क्रिएटिव जॉब है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। फैक्ट ये है कि ही इज ए लॉस्ट केस, दिस इज द फैक्ट। और उनके एडवाइजर्स भी इसी टाइप के हैं। जो एडवाइजर्स हैं, नन ऑफ देम हैव गॉट द गट्स के किसी गांधी को वो ये बता सकें कि आप क्या कीजिए। जो प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझ सकें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप ये वीडियो देखिए, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर आएगा कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेके उन्होंने पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया उससे क्या साबित होता है। Does he understand the nitty-gritty of simple OBC reservation in central services? It's an eye-opener. I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. कम्युनिटी का अपमान है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से
2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे, जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। खाली क्रिटिसाइज करने से काम नहीं बनता। अब आता हूं मैं एक दूसरे इशू, खड़गे जी को उन्होंने खड़ा कर दिया वहां पे। खड़गे जी का मैं आपको इंटरव्यू दिखा देता हूं कि खड़गे जी किस बात से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो कांग्रेस है या फिर ये जो डॉट अलायंस है वो पावर में आ जाएगा। वो कहते हैं कि जो डाटा है वो ये दिखा रहे हैं कि इस बार हम जीत जाएंगे। आप क्यों जीत जाएंगे? When we have joined, naturally the figure shows, the voting pattern shows. If we fight combinedly, we are going to succeed. And in democracy, we can't keep quiet. Indians, what they are looking for, ये एक एस्पिरेशनल कंट्री है। What they are looking for, they are looking for a prime minister who can understand the complexities of the issues. इश्यूज हमारे पास कितने हैं? मल्टीपल इश्यूज, लाइन लगी पड़ी है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। राहुल गांधी उन इश्यूज के ऊपर कोई पोजीशन नहीं लेते। वो आपको ये नहीं बताते कि इंडिया की इकोनॉमी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या रूल्स हैं, या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको लाना है तो उसको आप किस तरीके से लेके आ सकते हैं, या फिर अगर विद इन आर्मी या जुडिशरी आपको रिफॉर्म्स करने हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये चीजें हैं, ये इश्यूज हैं। या फिर आप कॉमन मैन की लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, 500 से ऊपर स्कीम्स हैं, उज्ज्वला गैस योजना से लेके सड़क बनाने से लेके मकान देने से लेके मेडिसिन देने, 500 से ज्यादा स्कीम्स हैं। अभी एक विश्वकर्मा योजना भी आई है। आप इन सारी स्कीम्स में क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? अब जब आपको ये इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने हैं तो या तो खड़गे जी या फिर राहुल गांधी या फिर सोनिया जी, किसी को तो ये कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी, और इनके लिए आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। एक सामान्य नागरिक की हेल्प करने की आपका इंटेंशन होना चाहिए। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को या उनकी टीम को इस बात से कोई मतलब नहीं। अभी मोदी जी ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने यूट्यूब चैनल क्यों खोला? पूरी कांग्रेस ऑपोजिशन वाले लगे पड़े हैं कि मोदी जी तो यूट्यूबर बन गए तो क्या हो गया? ही वांट्स टू कम्युनिकेट मोर एंड मोर, और कम्युनिकेशन तो कभी भी एडिक्वेट नहीं होता। आप कभी भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से या बाकी नेताओं से ये नहीं सुनेंगे कि वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करें कि आपका जो एंटी करप्शन का प्रोग्राम है वो इनएडिक्वेट है, वो इफेक्टिव नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो पब्लिक वॉच कर रही है। वो तो सिर्फ इस बात में लगे मिलेंगे आपको कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अगर हम जीत गए बाई एनी चांस, या फिर सीट किससे कैसे छीने हम, या दूसरे के वोट हम कैसे ट्रांसफर करें और अपने वोट उनको ना दें। इनमें से किसी को भी नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की ना तो कोई पकड़ है ना कोई समझ है। सिर्फ इनको निगेटिविटी कि मोदी जी ने ये कर दिया, ये गलत हो गया, मोदी जी यूट्यूबर बन गए तो उन्होंने ये गलत किया। अरे प्राइम मिनिस्टर भी कोई यूट्यूबर बनता है क्या? अरे आप क्यों नहीं बने? कम्युनिकेट कीजिए आप,
आप बताइए लोगों को कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कैसे लेके आएंगे, आप फार्म लॉज कैसे लेके आएंगे, आप मिलिट्री में रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, या जुडिशरी को कैसे आप इंप्रूव करेंगे, जितने पेंडिंग केसेस हैं करोड़ों में। उनको कोई भी ना तो आइडिया है, ना इंटेंशन है, और ना कोई एप्टीट्यूड है। ईच वन ऑफ देम इज लुकिंग फॉर पावर, एंड दैट इंक्लूड्स ऑफ कोर्स राहुल गांधी। कभी कुली बनेंगे, कभी मैकेनिक बनेंगे। बिल्कुल, आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, लेकिन आप एस्पायर किस काम के लिए कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप आपकी जरूरी है। उस इंटर्नशिप से आप कोसों दूर है। आप लोगों को बताइए, आपका चैनल अपना बनाइए, बताइए लोगों को कि मेरी ये विजन है इंडिया के बारे में, मैं ऐसे इंडिया को सुपर पावर बनाऊंगा, ऐसे मैं परमानेंट सीट दिलवाऊंगा सिक्योरिटी काउंसिल में, मैं अपनी मिलिट्री को ऐसे स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं चाइना को ऐसे टैकल करूंगा, मैं जो ऑयल प्राइसेज है ये ऐसे रेगुलेट करूंगा, मैं ऑयल रशिया के अलावा और कहां का। आप कुछ तो बताइए। व्हाट यू आर टेलिंग इज दैट मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने, अरे मोदी जी ने तो कर ही दिया। उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आ गए जो आपसे छुआ तक नहीं गया, जिसका आप आज क्रेडिट लेना चाहते हो। और अब आप चिदम्बरम जी को देखिए, उन्होंने कहा इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए लोकसभा में, आपको उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कल आप देखिए, हो सकता है वो आ जाए अगर वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा तो। लेकिन नहीं, खुद कुछ नहीं करेंगे और मोदी जी को क्रिटिसाइज करेंगे। अब इसमें क्या फायदा हो रहा है मोदी जी का? मोदी जी को एक ऐसा ओपोजिशन मिला हुआ है जो इनकॉम्पिटेंट है, जो किसी काम का नहीं है, जिसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती, जिसका सिर्फ एक ही इशू है कि किसी न किसी तरीके से मोदी जी को हरा दिया जाए। अब मोदी जी को एडवांटेज हो रहा है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, और जब ये आपस में लड़ते रहेंगे, बाई एनी चांस अगर ये सिंगल कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े भी कर लें, ये इलेक्शन जीत भी जाएं, उसके बाद क्या करेंगे ये उसके बाद भी झगड़ेंगे जैसे पिछली बार झगड़े। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा, कांग्रेस चाहेगी वो प्राइम मिनिस्टर बने, अरविंद केजरीवाल लाइन में, नीतीश कुमार, ममता दीदी, स्टालिन, शरद पवार सबसे सीनियर मोस्ट हूं जी मैं तो, फारूक अब्दुल्ला क्या बुरा है, सबसे स्मार्ट है, सबसे टॉल है, एंड ही कैन आल्सो क्लेम कर तो मैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हूं। ये लोग इस फ्रेमवर्क में हैं कि किसी न किसी तरीके से पावर को कब्जा लें, उसके बाद इनका जो करप्शन का गेम है वो चलता रहे। और अगर मोदी जी पावर में आ गए तो फिर क्या होगा? तो फिर इन लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है। तो फिर क्या करेंगे ये कहेंगे कि मोदी जी आएंगे तो अगला इलेक्शन ही नहीं होगा, या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा का इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बाकी लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। और हिंदू की डेफिनेशन क्या है? हिंदू की डेफिनेशन, जो सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो सब हिंदूज हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेथ। ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे अगर मोदी जी पावर में आ गए 2024 में दोबारा, तो उसके बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे बन जाएगा तो बनने दो। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? इट इज ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र। अगर आप पूछो उन लोगों से जो डॉक्टर मोहन भागवत से मिलके आए हैं, यू नो जनरल शाह एंड नजीब जंग, वो कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट? अब आरफा खानम को देख लीजिए, उन्होंने एक प्रोफेसर को, यूएसए के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आशुतोष, उनको बुला के उनका इंटरव्यू लिया और फिर बताया कि अगर 2024 में इलेक्शन जीत गई बीजेपी तो इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू फॉलो हिज फेथ, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन ये सब इश्यूज निगेटिविटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि हम कंट्री की प्रॉब्लम्स को या इंटरनेशनल इश्यूज को कैसे टैकल करेंगे। अपना कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट इनके पास नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से मोदी जी से अपनी गर्दन बचा ली जाए, और वो गर्दन तब ही बच सकती है जब सारे अपनी गर्दन एक साथ मिला दें। दे आर सैडली मिस्टेकन। Public is wise. I give you guarantee. Public is wise. They are seeing through their game.
वो राहुल गांधी कभी कुली बनेगा, कभी कारपेंटर, कभी मैकेनिक, बनने दो, नथिंग, पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड। आप घूमते रहिए, दो चार लोग आपके पीछे घूमने निकल जाएंगे, देखेंगे कि हाँ गांधी, इनफैक्ट कहीं तो ये बोलेंगे कि देखो मोदी जी ने राहुल गांधी का क्या बना दिया, थोड़ी सी सिंपैथी भी देंगे। सोशल मीडिया पे कांग्रेस वाले बड़े लंबे चौड़े ट्वीट्स लिखेंगे, सुप्रिया श्रीनेते, अगेन सी विल ट्राई टू शो ऑफ कि कितने बड़े वो ही मैन है, कितनी मैचो है, कितना स्वैगर है, एंड लोगों के कितने करीब है। अरे ये इंटर्नशिप आपने इस पोजीशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए मनमोहन सिंह जी के अंडर में लेनी थी। नाउ यू आर ऑलरेडी लेट। और आपने अपने साथ उनको, खड़गे जी को भी डुबो दिया। खड़गे जी को आपने इसलिए रख दिया वहां पे क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी हार की लेने के लिए तैयार नहीं है राहुल जी। और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो। ऑल द बेस्ट राहुल गांधी जी। आप कुली बनिए, कारपेंटर बनिए, मैकेनिक बनिए। आई गॉट ऑल सिंपैथीज फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली you have missed the bus, and we Indians are okay with that. Thank you so much. Thank you for watching. I will see you in next week. Thank you.